हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के पास क्लास 8 का साइंस चैप्टर 2 तड़ित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप के बारे में जानेंगे कि तड़ित क्या होता है, भूकंप क्या होता है। इन सब के बारे में पूरी डिटेल से आज हम जानेंगे। देखिए, जो भी इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है हम वो सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि तड़ित और भूकंप यानी कितनी विनाशकारी परिघटना प्राकृतिक परिघटना है। यानी हम जानने की कोशिश करेंगे तड़ित और भूकंप प्राकृतिक घटना है, लेकिन कितना विनाशकारी घटना है। और देखिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने का संभव प्रयास करेंगे। यानी कि ये जो तड़ित और भूकंप हैं, इन सब क्या होता है, इन सब से बचने का क्या क्या उपाय होगा नहीं होगा, इन सब के बारे में जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तड़ित के बारे में जान लेते हैं। इसको लाइटनिंग कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको लाइटनिंग कहते हैं। कि ये तड़ित क्या होता है, सुनिए। आप लोग देखते होइएगा बरसात के मौसम में बिजली कड़क रही है, उसे ही हम तड़ित कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं, समझे ना। आखिर ये कैसे उत्पन्न होते हैं, समझे। आप या फिर देखते होइएगा कि बिजली के खंभों के पास बरसात के मौसम में चिट की आवाज़ या बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि आपने पोल यानी बिजली के खंभों में लगी बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं कड़कड़ाहट उत्पन्न होते देखा। और ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा तो वहाँ कड़कड़ाहट एवं दिखाई देगी और बिजली से चमकदार कुछ दिखाई देती है, समझे ना। कभी कभी ढीले प्लगों को खोलते हुए लगते हुए संपर्क में आने से चिंगारी उत्पन्न होती है। क्या आपने अक्सर अंधेरे में ऊनी पॉलिस्टर को कपड़े उतारते समय चिट की आवाज़ सुनी है? ये चिंगारी है। ये क्या है? चिंगारी। वास्तव में ये चिंगारी क्या कहलाते हैं? तड़ित कहलाते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ये तड़ित, ये छोटा सा तड़ित हुआ। अब कहता है कि प्लास्टिक के स्केल से रगड़िए और कागज़ के छोटे टुकड़ों को सटाकर देखिए। आपने कभी बचपन में देखे होइएगा कि कागज़ के टुकड़े लेते होइएगा, कागज़ के टुकड़े लेते होइएगा, समझे ना। कागज़ के टुकड़े लेते होंगे और कपार में एक कलम को रगड़ के उस कागज़ के टुकड़े में सटाते होइएगा ना, तो कागज़ को पकड़ के उठा लेता है। कागज़ को पकड़ के क्या होता है? उठा लेता है। वो आखिर कागज़ कैसे छोटे टुकड़े आपस में सट जाते हैं और वो कैसे उस प्लास्टिक के कलम के माध्यम से वो उठ जाते हैं। ये सब आवेशों के कारण होता है। कहते हैं आकाशों के कारण होता है। अब देखिए, तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है। तड़ित क्या एक विशाल स्तर की चिंगारी है जो पृथ्वी पर गिरती है तो कई जान माल की क्षति हो जाती है, कई मानव विनाश होते हैं। जहाँ गिरेगा, एक हमारे गांव में गिरा था, एक लेडीज़ के बगल में ही गिरा था, लेडीज़ मर गई थी, समझे ना। और जिस ज़मीन पे गिरा हुआ था वहाँ का सारा जंगल जल चुका था, जंगल सारा क्या हो चुका था? जल चुका था, समझे ना। हम लोग बाद में गए थे देखने के लिए वहाँ पर। अब देखिए, अब आगे एक बात जानेंगे, एक क्रियाकलाप से जानेंगे कि ये जो रगड़ से विद्युत उत्पन्न होती है। रगड़ से क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। और संपर्क में रहने या नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। संपर्क में नहीं रहने पर भी एक वस्तु दूसरी वस्तु की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। इस प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती है। जिसमें क्या होती है? तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती है। विद्युत का प्रवाह संपर्क में नहीं जाने पर भी होती है। अब एक कहानी मज़ेदार है, वास्तव में कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। क्या है रियलिटी? आप भी ऐसा घर पे मत करके देखिएगा, समझे ना। आप देखिए, सर्वप्रथम अमेरिका वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया था। किसने दर्शाया था? तो अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने देखिए क्या क्या किया था। उन्होंने पतंग में नुकीला चालक लगाया। पतंग की डोर रेशम की थी। पतंग की डोर किसकी थी? रेशम की थी। नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांधी थी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहाँ से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से संचरित होकर चाबी में आ गया। जब बेंजामिन उसी चाबी के समीप अपनी उंगली ले गया तो उसे झटका लगा और चिंगारी दिखी। अब यह पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़कती बिजली के कारण जब ज़मीन पर लाई जा सकती है, कड़कती ज़मीन के कारण वो बिजली क्या होती है? आवेश से उसकी चिंगारी तड़ित पृथ्वी तक आ सकती है। अब इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? वो एक पतंग लिया, पतंग में रेशम का धागा बांध दिया। रेशम का क्या बांध दिया बाबू? धागा। यहाँ पर एक चाबी लटका दी, चाबी। अब ये जो रेशम की धागा है, रेशम की धागा, ये नमी पाके क्या पाके बाबू रे? ये नमी पाके इससे आवेश आते आते धीरे धीरे धातु की चाबी में आ गया। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी उंगली को इसमें सटाया तो इसको हल्का सा झटका महसूस हुआ, चिंगारी उत्पन्न हुआ, समझे। और इसी ने बताया कि सर्वप्रथम बताया कि बादलों से बिजली उत्पन्न की जा सकती है, यानी आवेशित होते हैं। ये भी बादल क्या होते हैं? आवेशित होते हैं। बादल क्या होते हैं? आवेशित होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए,
बेंजामिन ये बहुत रोचक बात है, आप समझिएगा। बेंजामिन के प्रयोगों को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इसी प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग की अत्यधिक मात्रा खींच ली, जिसके कारण झटके कारण रिचमैन फौरन सुधार गए, तरी चालक की आवश्यकता का आविष्कार की सोच जन्म दिया। देखिए अब इसी का जो फ्रैंकलिन बेंजामिन ने कहते हैं थी रूस का वैज्ञानिक रिचमैन था, उसने कहा कि मैं भी प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। इसने जब प्रैक्टिकल किया तो इसमें विद्युत बहुत ज़्यादा आ गया और बेचारा ये तुरंत स्वर्ग सिधार हो गया, मर गया। अब ये रगड़ से आवेश यानी चार्ज के बारे में जानेंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, समझे। अब देखिए इसमें एक प्रैक्टिकल मज़ेदार प्रैक्टिकल दिया है, आप अपने घर पर करके देखिएगा। कहता कि आप अपने एक मित्र या भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए, उसे चप्पल भी पहने रहने दीजिए। अब सूखी गमछा या तौलिए से कुर्सी की पीठ पर धीरे धीरे पीटिए। धीरे धीरे क्या करिए बाबू रे? पीटिए। जैसा जैसा करा आप वैसा वैसा करिए। देखिए आपको क्या मिलता है, आपको बहुत कुछ मिलेगा, समझे ना। उसमें आप टेस्टर लगाइएगा ना तो उसमें बल्ब बढ़ने लगेगा, समझे ना। अब देखिए इसमें कहते थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद टेस्टर में उसकी सही सटाइए, टेस्टर का बल्ब जल उठेगा। यदि कमरा अंधेरा हो तो यह प्रयोग और भी रोचक हो जाएगा। अंधेरा कमरा करिएगा तो और भी रोचक हो जाएगा। यदि आप उसके शरीर के पास उंगली ले जाएंगे तो नीली आभायुक्त चिंगारी दिखेगी और चिट की आवाज़ भी देगी। आप हल्का झटका महसूस करेंगे। ऐसा विद्युत आवेश शरीर की ओर से प्रवाह होता है, शरीर के ओर से प्रवाह होता है। ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा, शरीर से भी विद्युत प्रवाह होता है। अब वो सावधानी भी दे रखा है कि कुर्सी को पीठ को अधिक देर तक मत पीटिए, इससे अत्यधिक आवेशन का भय रहता है। नंगे पैर रहने से आपको तेज झटका लग सकता है। अब उस लड़का को नंगे पैर बैठा दीजिएगा, तेज झटका लगेगा और हार्ट अटैक के कारण उसका मृत्यु भी हो जाएगा, डर लग जाएगा ना बेचारे को। अब देखिए आगे समझते हैं आगे क्या कहता है इसमें। आगे ये सब कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, समझने वाला क्रियाकलाप है। आप लोग घर पे पढ़ते रहिएगा, घर पे क्या करिएगा? पढ़ते रहिएगा। अब देखिए अब ये सब प्रैक्टिकल है, आप अपने घर पे पढ़ते रहिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ कहता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस एक माइनस, यानी धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। देखिए समान आवेश जो होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब समान आवेश को एक जगह ले जाइएगा ना तो भाग जाएगा, एक जगह सटवे नहीं करेगा। तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। सब यही अवलोकन आपको मिलेगा। अब देखिए अब इसमें एक बात समझने वाली पॉइंट है, अभी हमने आपको जो पढ़ाया कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये सबसे आपको क्या होगा? ये सबसे आपको प्रश्न अभ्यास बनाने में सॉल्व मिलेगा, सहायता मिलेगी। मान्यता के अनुसार कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह धनावेश अर्जित करता है। इसकी जाँच भी आगे कर पाएंगे। देखिए जाँच आप पढ़ते रहिएगा, समझे ना। ये सब बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा अगर हम आपको ये सब पूरा पढ़ाएंगे तो। समझे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती है जो आपको खुद पढ़ना होगा, आप अपने से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब हर एक चीज़ बताना संभव नहीं हो पाता, हमारी भी मजबूरी है। समझिए कि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमें कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर से इस चैप्टर को पूरी डिटेल में कहानी की तरह हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जैसे ये सब प्रैक्टिकल किए ना, हम ये सब A to Z प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। अब कहता है आवेश का स्थानांतरण क्या? देखिए आवेश का स्थानांतरण क्या होता है? जब कोई आवेश किसी सुचालक वस्तु पदार्थ के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आवेश का स्थानांतरण कहते हैं। अब इसका आप प्रैक्टिकल आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकल आप इसको करते रहिएगा कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि विद्युतदर्शी क्या है, यानी इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? विद्युतदर्शी मतलब इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इसकी परिभाषा आप नोट कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नमी, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी। मतलब कोई वस्तु में करंट है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए किस युक्ति को बनाई गई है? विद्युतदर्शी को बनाई गई है। अब आगे एक और पॉइंट है, देखिए वो पॉइंट का नाम है भूसंपर्कन। क्या है? भूसंपर्कन किसे कहते हैं? देखिए भूसंपर्कन आप कहिएगा किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी के अंदर भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन कहते हैं। इसको इंग्लिश में अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? अर्थिंग कहते हैं। किसी भी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी के अंदर भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन कहते हैं। देखिए विद्युत परिपथ में किसी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले आघात से बचने के लिए हम घरों में भूसंपर्कन
पन की व्यवस्था करते हैं। अब आइए तरीत को जान लेते हैं। किसको जान लेते हैं? तरीत को जान लेते हैं। आसानी से इस फिगर के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए बादल, ये वायु में गमन है, ये वायु में क्या है? गतिशील है, गति करते हैं। गति करने के बाद ये ऊपर का जो वायु होता है वो धनाभिषिक्त हो जाता है। क्या होता है बाबू रे? धनाभिषिक्त हो जाता है। और नीचे का जो वायु होता है वो ऋणाभिषिक्त हो जाता है। क्या होता है? ऋणाभिषिक्त। और पृथ्वी पर ये पेड़ पौधे सब रहते हैं, जमीन रहते हैं, जल रहते हैं, ये सब होते हैं धनाभिषिक्त। क्या होते हैं बाबू रे? धनाभिषिक्त। अब देखिए जब ये दोनों टकराहा तो दोनों एक दूसरे के, ये भी पास आना चाहेगा, ये भी अपने पास खींचेगा, समझे ना? तो अब देखिए ये जो बादल था इसको नीचे खींचता है तो ये बिजली चमकती है। क्या होती है? बिजली चमकती है। दोनों आपस में टकराती है तो क्या होती है बाबू रे? बिजली चमकती है और ये चमकीली सी धारियां दिखाई देती, चमकीली सी धारियां दिखाई देती है और तीव्र ध्वनि सुनाई भी पड़ती है। इसे हम तरित कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बाबू रे? तरित। अब देखिए इसका परिभाषा, आप तरित का डिफिनेशन भी देख सकते हैं कि तरित का डिफिनेशन क्या होता है। कहता है कि जब संचित आवेशों परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखाई देती है और इस ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम तरित कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बाबू रे? तरित कहते हैं। जिस कारण क्या होती है? जिस कारण विद्युत विसर्जन। और आगे देखिए वो आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आने की इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। देखिए विद्युत विसर्जन क्या है? आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन कहते हैं। दो परिभाषा हम यहाँ बता दिया, आप इसको नोट करिएगा, समझे ना? अब आइए तरित से सुरक्षा का उपाय देखते हैं। तरित से सुरक्षा का उपाय, हम तरित से कैसे बच सकते हैं? तो आप कहिएगा तरित जब आएगा यानी बिजली की चमक जब आएगी तो तरित या झंझा अथवा तूफानों के समय हमें खुले स्थानों में सुरक्षित नहीं, मतलब खुले स्थानों में सुरक्षित नहीं रह सकते, तो वहाँ नहीं रहना चाहिए, वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब आगे कहता है कि किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह को सुरक्षित स्थान, किसी घर के अंदर हमें सुरक्षित स्थान पर छिप जाना चाहिए। अब यदि आप किसी बस, कार आदि में यात्रा करें तो उसकी खिड़की दरवाजे को तुरंत बंद करके अंदर सुरक्षित रहना चाहिए। अगला कहता है खुले मैदान में कभी नहीं रहना चाहिए और मकान की खुली छत पर नहीं रहना चाहिए, खेत में नहीं रहना चाहिए, बड़े वृक्ष के नीचे नहीं रहना चाहिए, बगीचा में, जंगल में, छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। छोटे वृक्ष जो होते हैं उसके नीचे शरण लीजिए, बड़े वृक्ष के नीचे शरण नहीं लीजिए। यदि आप खेत में और कुछ वृक्ष हैं तो वृक्ष के नीचे बेहतर से बेहतर खुले मैदान में लेट जाना चाहिए अथवा सिकुड़ कर उकड़ू बैठना चाहिए। सिकुड़ कर उकड़ू समझते हैं, जैसे मुर्गारने बैठते हैं वैसे आपको बैठना चाहिए। अब आगे कुछ और पॉइंट है उसको भी देख लीजिए। बिजली अथवा टेलीफोन के तारों को खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं कि तरित एक विद्युत विसर्जन है। अभी पीछे देखे थे ना परिभाषा, तरित क्या है? एक विद्युत विसर्जन। ये विद्युत से आकर्षित हो जाते हैं, उसके पास आ जाएंगे, इससे दूर रहना चाहिए। किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए। अधिक सुरक्षा हेतु टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लगों को निकाल देना चाहिए। झंझा के समय नदी, तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर निकलना चाहिए। मतलब वातावरण पूरी शांत हो जाएगा तभी सुरक्षित स्थान से क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। कहता तरित चालक क्या होता है? तरित यानी लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? आप देखिए यह क्या होता है, सुनिए। ऊंची इमारतों या चिमनियों एवं बड़े बड़े भवन एवं अन्य संरचनाओं को तरित के प्रभावों से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति क्या कहलाती है? तरित चालक कहलाती है। अपने आवेशों के भूसंपर्कन के बारे में जान लिया। यह धारणा इस युक्ति को निर्माण में सहायक होती है। अब देखिए इसका कैसे निर्माण किया जाता है तरित चालक का। कहता है भवन के सबसे ऊपरी हिस्से में कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे के पत्थर जोड़कर उसे मशीन के नीचे से 3 से 4 फीट ले जाकर तांबे के प्लेट को जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। मिट्टी से क्या किया जाता है बाबू रे? ढक दिया जाता है। अब देखिए आगे ढक दिया जाता है, समझे ना? अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है इस भवन, इमारत आदि तरित सुरक्षा हो जाती है क्योंकि तांबे के पत्थर से होकर आवेश क्या होता है? पृथ्वी के अंदर चला जाता है। इससे कुछ नहीं होता है। क्या आप बता सकते हैं तरित झंझा के समय इस तार को नहीं छूना चाहिए? घर में लगे बत्ती के पाइप को छूना भी आपको बहुत हानि हो सकता है। मतलब पाइप को नहीं छूना चाहिए, तांबे के तार को भूकंप के समय नहीं छूना चाहिए। अब देखिए भूकंप यानी अर्थ क्या होता है? सुनिए, पृथ्वी का अचानक कांपना या थरथराना। पृथ्वी का अचानक कांपना या थरथराना क्या कहलाता है बाबू रे? भूकंप कहलाता है। देखिए आपने कभी बादलों की गड़गड़ाहट, झंझा, तरित चालक, चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, हिमपात, प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। उपयुक्त परिघटना मानव सभ्यता को हानि पहुंचाती है। इनमें सबसे अधिक परिघटनाएं जो होती हैं वो भूकंप पहुंचाती है, जो भूगर्भीय परिघटनाओं में विभाजित एक तालिका बनाए। ये तो बनबल का छोड़ो, भूकंप के बारे में जान लिए। अब देखिए इसके अध्याय में हम क्या क्या जानेंगे भूकंप के बारे में। देखिए भूकंप क्या होता है? भूकंप से
क्या होता है भूकंप, क्या होता है भूकंप से होता क्या है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए एक भूकंप, देखिए भूकंप आता है तो क्या क्या होता है। भूकंप आता है तो सब बड़े बड़े बिल्डिंग टूट कर दह जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग क्या होते हैं टूट कर दह जाते हैं, काफ़ी जान माल की क्षति होती है, पशु पक्षी मरते हैं, गरीब तबाह हो जाते हैं, और मनुष्य जो होता है वो मर जाते हैं। बहुत विनाशकारी भूकंप होता है। क्या होता है, बहुत विनाशकारी भूकंप होता है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं कि क्या क्या कहता है। आगे कह रहा कि 1934 में बिहार में आया एक विनाशकारी भूकंप। 1934 में बिहार में क्या आया, एक विनाशकारी भूकंप आया। और 1990 में और 1990 और 2001 में असम गुजरात में भी आया था, समझे। और इसके बाद 2011 में बिहार में भी आया था। आपने महसूस किया होगा। इसकी तीव्रता एवं केंद्र से संबंधित जानकारी इकट्ठी कीजिए। अब देखिए सब इकट्ठा आप लोग करते रहिएगा, समझे, बैठल रहिएगा करते रहिएगा, समझे। अब कहता है कि भूकंप क्या होता है, भूकंप क्या होता है, भूकंप के बारे में जान लेते हैं। कहता है कि भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका है। क्योंकि पृथ्वी भूकंप जो होता है पृथ्वी का कोई कंपन अथवा क्या होता है, झटका होता है, जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर गहराई में गड़बड़ी कैसे होता है अभी हम आगे जान लेंगे, समझे ना। उस गड़बड़ी के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं, हम हमेशा उसे महसूस करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा महसूस नहीं कर पाते, कभी कभी तो कर पाते हैं अच्छी तरह से। हम भी एक बार सोए हुए थे, पलंग पे सोए हुए थे, समझे, चौकी पे सोए हुए थे, तो भूकंप आया था तो हमको लगा कोई पलंग को चौकी को हिला रहा है। हम उसको डांट रहे थे, और जब आँख खोल के देखे तो कुछ नहीं था, डर गए। अचानक बाहर आए तो खेतों में देखिए बहुत सारे आदमी इकट्ठे हुए थे, तब उन्होंने बताया कि हाँ भूकंप आया था। अब देखिए भूकंप किस कारण होता है इसका भी हम जान लेते हैं। देखिए भूकंप के संबंध प्राचीन काल से कई लोक कथाएं प्रचलित है जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं आता। इस कारण से समझने वाले पृथ्वी की संरचना जानना जरूरी है। पृथ्वी की संरचना को जान लेते। देखिए पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों। सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपरपट्टी या परट या भूपटल या क्रस्ट कहते हैं, ये सब पृथ्वी के ऊपरी परत है। अब पृथ्वी के निचली परत को क्या कहते हैं, मेंटल, क्या कहते हैं, मेंटल। और आंतरिक परत को क्या कहते हैं, कोर, क्या कहते हैं, कोर। हम क्लास 7 के हमारी दुनिया में इसको बहुत डिटेल से बताए हूँ, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, समझे, क्लास 7 के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए कहता है कि जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित होती है। पृथ्वी की परत किसमें विभाजित होती है, 3 टुकड़ों में विभाजित होती है, जिनमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं, प्लेट। ये प्लेट निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती है। गतिमान कारण के कारण ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपरपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। अर्थात ये विक्षोभ के कारण ये भूकंप दिखाई देता है। देखिए प्लेट कभी इधर जाते, कभी इधर आते, कभी इधर जाते, कभी इधर जाते, और जब ये एक दूसरे से टकरा जाते, जब ये एक दूसरे से टकरा जाते तो क्या आता है, भूकंप होती है। देखिए टकराती है प्लेट, अरे देखिए रगड़ती है तो कम महसूस होती है, टकराती है तो ज़्यादा क्या होती है, भूकंप होती है, उत्पन्न होती है, और महसूस भी होती है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। अब इसमें देखिए, इसमें तो समझने वाली बात ही कुछ नहीं है। अब यहाँ समझना है भूकंप मापी के बारे में। क्या समझना है भूकंप मापी के बारे में। देखिए भारत में आए भूकंप की सूची रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। भारत में भूकंप की सूची किस पैमाने से मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है, रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि रिक्टर पैमाना एक अधिक माप ज़्यादा क्षति पहुँचाती है। प्रारंभ में ही भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट मैलेट और जॉन मिल्व और ग्रे के सहयोग से भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ में हुआ 1905 ईस्वी में शिमला, मुंबई, और देखिए 1905 ईस्वी में कहाँ लगाया गया, शिमला, मुंबई और कोलकाता के वेधशालाओं में थुइंग भूकंप मापी लगाए गए। इसके भूकंप मापी का प्रयोग प्रारंभ हुआ। आप भूकंप मापी को हम दिखा देते हैं आपको। ये है हमारा भूकंप मापी, ये क्या हमारा भूकंप मापी। आप अपने घर पे क्या करिएगा, आप अपने घर पे ड्राइंग कॉपी में इसका चित्र बनेगा। ये देखिए चार्ट पेपर है, क्या बाबू रे, चार्ट पे भूकंप की तीव्रता यहीं पे पता चल जाता है। यह चुंबक है, या डोरी है, या देखिए टैंक है, या लोलक का गोलक है, घूर्णी ड्रम है, और इसे देखिए यहाँ एक ग्राफ जैसा बना हुआ है ना, इस पे भूकंप की तीव्रता दिखाई देती है। इस भूकंप की क्या दिखाई देती है, तीव्रता दिखाई देती है। अब भूकंप से कैसे बच सकते हैं, भूकंप से कैसे बच सकते हैं, इसको बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए भूकंप से बचने को पॉइंट पर आप लिख सकते हैं, किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक इंतजार करना चाहिए। जैसे भूकंप आ गया तो आप किसी मजबूत पलंग अथवा चौकी के नीचे छुप जाएंगे ताकि आप बच सकें। अब कहता है कि संभव हो तो अपने सिर के ऊपर तकिया ऐसी गद्देदार वस्तु रख लेना चाहिए ताकि कुछ गिरबो करे तो आपको कुछ नहीं हो, देह हाथ टूटेगा तो फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन मस्तिष्क आपका एक बार चल गया तो फिर नहीं लौट पाएगा। समझे। आगे कहता है भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास करना चाहिए। वह वस्तु आपकी
जान ले सकती है। क्या ले सकती है बाबू रे? जान ले सकती है। आगे कहता है भवनों, बिजली के तार, वृक्षों से और खुले स्थानों में लेट जाने, यानी भवन के अंदर से बाहर चला जाना चाहिए, बिजली के तारों से दूर रहना चाहिए, वृक्षों से दूर रहना, यानी खुले स्थानों में जाके हमें क्या होना चाहिए? लेट जाना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लेट जाना चाहिए। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज़, हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है उसको एक बार आपस रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले पढ़े थे वस्तुओं को आपस में रगड़ से वस्तु क्या हो जाते हैं? अति आवेशित हो जाते हैं। जैसे हाथों को ही आपस में रगड़ ये क्या हो जाएंगे? आवेशित हो जाएंगे। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। कहते हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित। सजातीय मतलब समान, विजातीय मतलब असमान। अब कहते हैं रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को क्या कहते हैं? स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। जब आवेश गति करती है तो क्या बनती है बाबू रे? विद्युत धारा बनती है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तरित उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तरित। तरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते, तरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते। तरित चालक घरों को तरित प्रभावों से क्या करता है? बचाव करता है, यानी सुरक्षा करता है। पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूकंप। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। अब इसका आ गया क्या? क्वेश्चन आंसर। क्या आ गया बाबू रे इसका? क्वेश्चन आंसर। इसका क्वेश्चन आंसर हम पार्ट 2 में करेंगे। क्या करेंगे? पार्ट 2 में करेंगे। चूंकि लंबा वीडियो हो चुका है, ज़्यादा लंबा भी वीडियो सही नहीं रहता है, समझे ना? आप लोग को भी परेशानी होगी। अब इसका जब क्वेश्चन आंसर करेंगे पूरी डिटेल में करेंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लीजिएगा। आप ये वीडियो देखे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को क्या कर ले बाबू रे? सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कब आपको चाहिए, उतना जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।